तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 85 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो 4 सबसे बड़े लूजर होते हैं जिनकी जिंदगी एंचोल ने खराब करी होती है। उनमें से चौथा बंदा एंचोल को अपना दुखड़ा सुना रहा होता है। हालांकि एंचोल इस वक्त जीनो की बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इस लूजर को पता नहीं होता कि ये एंचोल है। ये एलाइट 4 का लूजर एंचोल को बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे जो चीज छीनी है वो कभी भी वापस नहीं मिल सकती मुझे। एंचोल सोच रहा होता है ये भी अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बताएगा। असल में इस बंदे को ज्यादा बड़ी कोई तकलीफ होगी ही नहीं, ये बस ऐसे ही परेशान हो रहा होगा। लेकिन ये वाला बंदा कुछ ज्यादा ही दुखियारी आत्मा लग रहा होता है जो एंचोल को कहता है कि तुमने मेरा अकेला लौता सपना मुझसे छीन लिया। एंचोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने सपना कैसे छीन लिया इसका। पहली बात तो एंचोल इसको जानता तक नहीं है और ऊपर से एंचोल ने इसका सपना छीन लिया है। और तो और ये बंदा एंचोल को बोल रहा होता है तुमने मेरा सिर्फ सपना नहीं छीना है, तुमने एक तरीके से मुझे जान से निपटा दिया है। इसलिए एंचोल फ्रस्ट्रेट होकर कहता है अबे कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है बे, एंचोल के पास इससे अच्छा कुछ और करने के लिए नहीं था क्या? एंचोल को तो ये भी नहीं पता कि तू है कौन। ये बंदा कहता है हाँ यही तो दिक्कत है, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसने मेरे साथ क्या करा है, उसे पता ही नहीं उसने किसी की पूरी दुनिया तबाह कर दी है। और गाइस देखो मुझे पता है इस मानवा में ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन इस मानवा में हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि इस सिचुएशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जाने अनजाने में काफी सारे लोगों को हमारी वजह से काफी सारी दिक्कतें हो सकती है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा हर इंसान को हम्बल रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो खैर एंचोल को तो पता भी नहीं होता कि उसने इस बंदे के साथ बुरा कब करा। इसलिए एंचोल कहता है अबे पागल हो गया क्या, एंचोल ने कभी भी तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करा। लेकिन इतने में ही एंचोल को अपने नंबर 1 के 4 स्लेव्स की याद आ जाती है। दरअसल उनकी जिंदगी भी एंचोल ने जाने अनजाने में खराब कर दी थी। इसलिए एंचोल खुद को शांत कर देता है और कहता है हाँ ठीक है आगे बोल, आगे तेरे साथ क्या हुआ था। तो खैर इसके बाद ये दुखियारी आत्मा अपनी कहानी बताते हुए बोलता है जब से मैं एक छोटा बच्चा था मेरा सपना था एक आर्टिस्ट बनने का। मैंने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा दिया था खुद की स्किल्स को सुधारने के लिए और इसी वजह से मेरे आर्ट के टीचर हमेशा मेरी तारीफ करते रहते थे मेरी आर्ट को देख के। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं थी कि आगे चल के मुझे एक बहुत अच्छे आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि उसी वक्त पे मैं एंचोल का एक स्लेव भी था। सच बताओ तो मैं एंचोल का सबसे नीचे लेवल का स्लेव था, इसलिए हाई लेवल के स्लेव मुझे हमेशा परेशान करते थे एंचोल के। वो लोग एंचोल के नाम पे मुझसे खुद के लिए पैसे मांगते थे और एंचोल की वजह से मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाता था। एंचोल कहता है अच्छा तो तेरी दिक्कत यह है कि तू अपने पैसे उनको देता था जिस वजह से तू अपने आर्ट लेसन सीखने के लिए पैसे नहीं दे पाता था, यही दिक्कत है ना तेरी। लेकिन इस बंदे की ये दिक्कत नहीं होती, ये दिक्कत अपनी आगे बताते हुए कहता है नहीं मुझे आर्ट सीखने के लिए कोई ज्यादा लेसन्स की जरूरत नहीं होती थी, मेरी दिक्कत इससे भी बड़ी है। दरअसल जब तक मैं अपनी आर्ट शांति से बना रहा था तब तक मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आर्ट ही एक ऐसी चीज थी जो मेरे अंदर की मोटिवेशन को जगा के रखती थी। लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे उसको पता चल गया कि मैं आर्ट भी बनाता हूँ, इसलिए एंचोल मेरे पास आया और उसने मुझे एक ऐसी चीज कही जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात होती है। दरअसल एंचोल इसके पास आया होता है और कहता है ओए मैंने सुना तो आर्ट बनाने में काफी ज्यादा अच्छा है, चल मेरी आर्ट बना। राजा महाराजाओं के जमाने में वो अपनी आर्ट्स बनवाया करते थे और जो आम प्रजा होती है वो उनकी आर्ट के सामने अपना सर झुकाती थी और मैं भी चाहता हूँ तू मेरी एक ऐसी ही अच्छी सी आर्ट बनाए, चल तैयार हो जा। तो खैर एंचोल इस बंदे के सामने बैठ चुका होता है अपनी आर्ट बनवाने के लिए। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि अगर इसने एंचोल की अच्छी आर्ट नहीं बनाई तो इसको काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एंचोल शायद इसके हाथ ही तोड़ दे। ये बेचारा डर के मारे कांप रहा होता है लेकिन उसके बावजूद भी इसको एंचोल की अच्छी आर्ट बनानी होती है। ऊपर से एंचोल बोल रहा होता है तुझे 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको बनाने में, है ना? इसलिए इस बंदे को जितनी जल्दी हो सके एंचोल की आर्ट बनानी होती है। इस बेचारे ने एंचोल की ड्राइंग बनाने में अपना पूरा का पूरा टैलेंट झोंक दिया होता है। हालांकि ये काफी ज्यादा नर्वस भी होता है बट इसके बावजूद भी इसने एंचोल की काफी ज्यादा अच्छी आर्ट बना ली होती है। ऐसा आप भी देख सकते हो अपनी स्क्रीन में। इसको लग रहा होता है कि एंचोल को ये आर्ट पसंद आएगी, लेकिन एंचोल जैसे ही इस आर्ट को देखता है तो एंचोल इस आर्ट के 2 टुकड़े कर देता है। ऊपर से एंचोल इसकी छिताई करता है वो अलग। इसके बाद एंचोल इससे लगातार दोबारा से अपनी आर्ट बनवाता है लेकिन एंचोल को वो भी पसंद नहीं आती, एंचोल उसको भी फाड़ देता है। ऐसे करते करते एंचोल लगातार इससे अपनी आर्ट बनवाते रहता है और उसको कोई भी आर्ट पसंद नहीं आ रही होती है और लगातार इस तरीके से आर्ट बनाना इस बंदे के लिए एक बुरे सपने जैसा बन चुका होता है, एक ऐसा सपना जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में एंचोल इस बंदे को कहता है अच्छा एंचोल ने तुझे कहा था कि तू एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए एज अ आर्टिस्ट तूने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, है ना? लेकिन इस दुखियारी आत्मा का दुख का कारण ये भी नहीं होता, इससे भी कुछ खतरनाक होता है। ये बंदा अपनी कहानी और
और आगे बताते हुए कहता है। इसकी कहानी में हम देखते हैं एंचोल ने इसको कहा होता है कि इस बंदे को एंचोल की एक ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसमें कोई भी कमी नहीं है, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो इसकी बहुत ही गंदी वाट लग सकती है। इसलिए ये बेचारा रातों रातों तक बैठ बैठ के एंचोल की बस आर्ट बनाता रहता है दिन भर। मतलब दिन में तो बनाता ही है और रात में भी बनाता है। एक तरीके से ये इसकी एक फुल टाइम जॉब हो चुकी होती है। इसके घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर उनके बच्चे को क्या हो चुका है। इस बेचारे को तो अपने रूम में बैठे बैठे इस बात का भी अंदाजा नहीं होता कि कितना समय बीत चुका है। ये बस एंचोल की एक अच्छी आर्ट बनाने के लिए खुद को झोंक देता है और फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये एंचोल की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना देता है, जिसको देख के इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि इसने फाइनली वो चीज अचीव कर ली होती है जिसके लिए इतने समय से मेहनत कर रहा था। अभी हमें एंचोल की वो आर्ट दिखाई नहीं जाती, लेकिन इस बंदे के मुताबिक इसने एंचोल की ऐसी आर्ट बनाई होती है कि आर्ट में ये असलियत से ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। मतलब कि एंचोल ज्यादा सुंदर लग रहा होता है आर्ट में। ये आर्ट बनाते ही इसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे ये किसी जेल से आजाद हो चुका है जो कि इसके दिमाग के अंदर चल रही थी। इसलिए ये अगली सुबह भागता हुआ जाता है एंचोल के पास इस ड्राइंग को उसको दिखाने के लिए। और इसके साथ असली ट्रॉमा तो तब होता है जब ये एंचोल के पास पहुंचता है। ये एंचोल के पास जैसे ही उसकी आर्ट दिखाने के लिए जाता है तो एंचोल इसको देख के सबसे पहले कहता है, अबे तू कौन है बे? मतलब कि एंचोल को तो याद भी नहीं होता कि उसने इस बंदे को कोई काम भी दे रखा है करने के लिए, और वो तो ये भूल ही चुका होता है कि आखिर ये है कौन। इसका मतलब इस बंदे ने अब तक जितनी मेहनत करी होती है सब की सब बेकार गई होती है। इसको इतना खतरनाक ट्रॉमा हो चुका होता है कि जिससे ये कभी भी उभर नहीं पाएगा। इस बंदे ने तो एंचोल की बहुत अच्छी आर्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी और तब जाके उसने फाइनली एंचोल की ये आर्ट बनाई होती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। ये बंदे को इतना ज्यादा खतरनाक ट्रॉमा हो चुका होता है कि अब इसकी सारी की सारी आर्टिस्टिक्स जो स्किल होती हैं एक तरीके से खत्म हो चुकी होती हैं। मतलब अब भी ये आर्ट तो अच्छी बनाता है लेकिन एंचोल के सिवा इसको अब कुछ और बनाना आता ही नहीं, क्योंकि इसके दिमाग में इतना खतरनाक ट्रॉमा हो चुका होता है एंचोल को लेके। इसका मतलब इस बंदे का कमाल का आर्टिस्ट बनने का सपना चूर चूर हो चुका है। ये बात सुन के तो एंचोल की खुद फट के चार हो जाती है कि उसने कुछ ऐसा भी करा था, बट उसके बावजूद भी प्रेजेंट मोमेंट में एंचोल इसको चिल्ला के कहता है, अबे साले आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा मतलब एंचोल की इसमें क्या गलती है? तू अपना सपना बस इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि तू एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं था। अगर इस वजह से तूने आर्टिस्ट बनने का सपना ही छोड़ दिया, इसका मतलब तेरा वो सपना नहीं था, तुझे कुछ और चीज ढूंढनी चाहिए तुझे। लेकिन ये बंदा एंचोल की बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि एंचोल बस बातों को घुमा रहा होता है, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा होता। इसलिए ये दुखियारी आत्मा एंचोल को कहता है, मैं जानता था तू मेरी बात नहीं समझ पाएगा, वैसे भी तुझ जैसा इंसान जिसका कोई भी सपना नहीं है वो मेरी बात कैसे समझ सकता है। लेकिन एंचोल इस बंदे की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, हरामजादे, किसने कहा कि मेरा कोई सपना नहीं है? मैं एक MMA फाइटर बनना चाहता हूँ। आखिर सबके सब लोग मुझे देख के ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं जैसे वो लोग मुझे जानते हैं? उनको लगता है कि मेरा कोई सपना नहीं है। दुखियारी आत्मा कहता है, अगर तुम्हारा सच में सपना है तो तुम्हें पता होगा जब वो टूटता है तो कैसा लगता है। ये बात सुनते ही एंचोल को वो बातें याद आ जाती है जब वो अपनी एक टाइमलाइन में राइटर बन चुका था, यानी कि जब उसे MMA फाइटर बनना था लेकिन वो राइटर बन गया था और सिर्फ एक राइटर बनने की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। डाबिन उसको छोड़ के चली गई थी, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो इतना मोटा हो चुका था कि एक दिन उसकी नाक से खून बहता है और वो जमीन में गिर के निपट जाता है। लेकिन कभी भी एंचोल ये नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में उसके साथ कुछ ऐसा हो। वो तो चाहता था कि वो फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमाए और आराम से मजे करे। प्रेजेंट मोमेंट में एंचोल ने अब भी इस बंदे की गर्दन पकड़ रखी होती है और ये खुद को छुड़वाते हुए चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दे मुझे। लेकिन एंचोल अपने ही ख्यालों में खो रखा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि MMA फाइटर बनने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन था, कोई और ऐसा ऑप्शन जिसको मैंने अपनी जिंदगी में कभी ट्राई ही नहीं करा। इसके बाद दुखियारी आत्मा चिल्लाते हुए एंचोल को कहती है, तू जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ बेकार है। तूने कहा था कि तू मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता तू ये काम कर सकता है। तूने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करा होगा। ना तूने उस चश्मिश को उसका दोस्त वापस दिलवाया, ना तूने उस मोटे को उसकी गर्लफ्रेंड वापस दिलवाई, और ना ही उस तीसरे बंदे के रेस्टोरेंट वाली प्रॉब्लम तूने ठीक करी है। तुझे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, जो बदल चुका है वो बदल चुका है, तू उसको चेंज नहीं कर सकता। एंचोल के लिए जो मेरे दिल में गुस्सा है वो कहीं भी नहीं जाने वाला जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं एंचोल ने जीनू को कॉल करके यहाँ पे बुला लिया होता है, जो कि ऑब्वियसली एंचोल की बॉडी के अंदर होता है और जीनू अभी इस दुखियारी आत्मा के पीछे ही खड़ा होता है। जीनू को देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है यहाँ पे एंचोल आया है और जीनू को समझ नहीं आ रहा होता है कि एंचोल ने उसको यहाँ पे क्यों बुलाया है। लेकिन एंचोल जीनू को कहता है, ओए सुन, इन लोगों को खुद को मारने दे, तब जाके इनका गुस्सा शांत होगा। जीनू ये सुन के हैरान हो जाता है कि इतनी दूर से वो मार खाने के लिए आया है यहाँ पे। जीनू इस बात से एग्री नहीं कर रहा होता है कि वो इन लोगों की मार खाएगा और ये बंदे ये सोच के हैरान हो रहे होते हैं कि इनको मौका मिल रहा है कि अभी ये लोग एंचोल को मार सकते हैं, कहीं ये एक चाल तो नहीं। जीनू एंचोल को कहता है,
अबे साले हरामजादे, जो तूने करा उसके लिए मैं क्यों मार खाऊं बे? एंचॉल जीनू को कहता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से नहीं मिलेगी, इससे तेरे सारे दुश्मन खत्म हो सकते हैं, मतलब मेरे। इसी के साथ सारे लूजर जीनू की ठुकाई पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मार खाते खाते जीनू बोल रहा होता है, साले हरामजादे, आखिर तू वहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा है? कम से कम मेरे साथ आके मार तो खा ले, तू वहाँ पे ऐसे नॉर्मली खड़ा है बस। लेकिन एंचॉल नॉर्मली खड़ा होकर बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहा होता है। दरअसल एंचॉल को अपने मन में डाउट आ रहा होता है कि क्या सच में वो MMA फाइटर ही बनना चाहता था या फिर कुछ और चीज है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंचॉल लेट के अब भी यही बात सोच रहा होता है और जीनू उसको कहता है, हरामजादे राक्षस, तेरी वजह से मैंने मार खाई है, तेरे गुनाहों के लिए। एंचॉल कहता है, अबे चलना, उन लूजर के हाथों से तुझे दर्द थोड़ी हुआ होगा, तू ऐसा समझ ले वो तेरी एक ट्रेनिंग थी। ओए जीनू, वैसे मैंने एक बात रियलाइज करी है कि मैंने तुझसे कभी भी नहीं पूछा कि तेरा सपना क्या है। जीनू ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि इस जैसा हरामखोर भी उसका सपना पूछ सकता है उससे, और वो भी ऐसे अचानक से। एंचॉल कहता है, ऐसा क्या मुंह बना रहा है बे, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? अच्छा ये बता, तुझे क्या लगता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ? जीनू कहता है, सच बताऊं तो इस बारे में मैंने अभी अभी सोचना शुरू करा है। जब मुझे अच्छी तरीके से ये पता चल जाएगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि तू किस तरीके का इंसान है। हरामजादे, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट होगा, अभी बताना मैं किस तरीके का बंदा हूँ। लेकिन आखिर तुम्हें ये सब कुछ जानना क्यों है? अबे तू बस बताना, तुझे मैं क्या लगता हूँ कि किस तरीके का इंसान हूँ। अच्छा मुझे समझ आ चुका है, तुझे अब एहसास हो रहा है कि शायद तुझे MMA फाइटर नहीं बनना चाहिए, शायद तू कुछ और भी कर सकता है ना? हरामजादे, ये बात तो इतनी आराम से कैसे बोल रहा है? अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि तेरे MMA फाइटर बनने की वजह से भी हम फ्यूचर में वापस नहीं जा पाएंगे, ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। तू ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे ये हमारे लिए कोई नई बात होगी? मैं तो तुझे पहले ही बोल चुका हूँ कि कुछ और चीज है जो हमें फ्यूचर में जाने के लिए करनी होगी। तो क्या तुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता? जो अब तक हमने MMA फाइटर बनने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो मैं इन चीजों को इस तरीके से नहीं देखता। दरअसल फाइट करने से मुझे एक्सपीरियंस मिला है जो मेरे लिए अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तुझे तो ये सोचना चाहिए कि असल में तू क्या चाहता है, तेरा सपना क्या है, तू खुद सोच। एंचॉल कहता है, अबे यार मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की बॉडी के अंदर हमेशा के लिए ना फंसे रहें। जीनू कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जीप काट के अपनी जान दे दूंगा। साथ ही साथ में जीनू एंचॉल की बॉडी के अंदर यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है। एंचॉल उसको कहता है कि तू ये सब कुछ क्या कर रहा है, तेरे पास तो वैसे ही ट्रेनिंग के लिए ज्यादा वक्त नहीं रहता, फिलहाल के लिए तो हमारा ये मकसद है कि तुझे एक अच्छा MMA फाइटर बनना है। लेकिन जीनू यहाँ पे पढ़ाई इसलिए कर रहा होता है कि अगर ये दोनों फ्यूचर में वापस चले गए तो एंचॉल तो एक MMA फाइटर वहाँ पे बन जाएगा, जो कि वो वैसे एक राइटर था, लेकिन जीनू फ्यूचर में भी एक लूजर रहेगा। इसलिए जीनू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है ताकि वो अपना फ्यूचर सुधार सके। वैसे एंचॉल को अपनी जिंदगी में MMA फाइटिंग करने के अलावा ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्यूचर में वापस नहीं जा पा रहे होते हैं। मतलब कि जीनू लगभग एक MMA फाइटर बन चुका है, उसने कंपटीशन जीत लिया है MMA का, उसके बावजूद भी वो फ्यूचर में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए वो सोच रहा होता है कि शायद जो एंचॉल है वो कुछ और चाहता है अपने मन में, और ये बात एंचॉल को खुद नहीं पता। इसलिए एंचॉल सोचता है कि उसे फिगर आउट करना पड़ेगा कि असल में वो चाहता क्या है। और ये सारी की सारी बातें एंचॉल के दिमाग में दुखियारी आत्मा की वजह से आई थी, यानी कि वो बंदा जो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन एंचॉल की वजह से वो नहीं बन पाया। एंचॉल सोच रहा होता है ये बंदा आर्टिस्ट नहीं बना तो क्या हुआ, ये कुछ और भी तो बन सकता है, और उसी तरीके से मैं भी तो कुछ और बन सकता हूँ। इसलिए एंचॉल इस बंदे के स्कूल जाता है और इसको बीच क्लास से ही उठा लेता है ताकि एंचॉल इसके साथ रह के ये फिगर आउट कर सके कि ये जो चश्मिश है ये चाहता क्या है अपनी जिंदगी में। साथ ही साथ में एंचॉल इसकी वजह से ये भी समझ पाए कि एंचॉल खुद क्या चाहता है अपनी जिंदगी में। दुखियारी आत्मा अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए आ रखा है, शायद ये एक अच्छा इंसान है। लेकिन एंचॉल को इस दुखियारी आत्मा का नया टैलेंट पहचानना होता है ताकि इसकी जिंदगी में इसको एक नया गोल मिल जाए। इसलिए एंचॉल इसको 3-4 हरामखोर लॉन्डो के सामने खड़ा कर देता है, क्योंकि एंचॉल सोच रहा होता है कि शायद इस दुखियारी आत्मा को लड़ाई करना अच्छा लगेगा, शायद इसको मजा आएगा जैसे कि एंचॉल को आता है। छपरी लॉन्डे इस दुखियारी आत्मा की यहाँ पे बस अभी तोड़ने ही वाले होते हैं और इसकी फटके 4 हो चुकी होती है कि ये तो मेरी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पे लाया था, आखिर इस हरामखोर ने मुझे इन बंदों के सामने क्यों खड़ा कर दिया। दुखियारी आत्मा की डर के मारे आंखें सफेद हो चुकी होती है, क्योंकि उसके सामने वाले बंदे बोल रहे होते हैं हम तेरे सर के 2 टुकड़े कर देंगे, और एंचॉल रिलैक्स होकर अपने मन में बोल रहा होता है इस दुखियारी आत्मा की वजह से कम मैं ये फिगर आउट कर पाऊंगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ। मतलब कि एंचॉल अपनी जिंदगी में कभी भी सुधरने नहीं वाला। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, जैसे कि इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए ताकि जाने अनजाने में वो किसी की जिंदगी बर्बाद न कर दे अपनी बेवकूफियों की वजह से या फिर अपने मजे मस्ती की वजह से। कुल मिला के जियो और जीने दो। तो खैर गाइस, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।